नमस्कार साथियों, भारत देश के भीतर का सच जाति है और इस जाति के हिसाब से ही आने वाले समय में भारत देश की राजनीति चलेगी, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। भारत देश के भीतर जातीय के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती हो या फिर भारत देश के भीतर रोजगार जो सरकारी नौकरियां के रूप में मिलती है उसमें भी जाति के मुताबिक ही आरक्षण और उसी के जरिए ही भर्ती, यह भारत देश का सच है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो क्या नीतीश कुमार ने बिहार प्रदेश के अंदर एक ऐसा दांव चला जिसमें पहले जाति जनगणना और उसके बाद अब आरक्षण पर विधान सभा से मुहर लगवा लिया? तो क्या हिंदुत्व की राजनीति और भाजपा की राजनीति जो थोड़ा बहुत सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आगे बढ़ रही थी, अब उसकी पूरी पोटली बंद गई? क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर भाजपा के पक्ष में अगर ओबीसी के वोट पड़े नहीं होते तो भाजपा चुनाव भी नहीं जीत पाती। तो क्या ओबीसी वोट बैंक में बहुत ही सलीके के साथ पीएम मोदी ने अपनी राजनीति का ताना बाना बुना है और एक ही पल में नीतीश कुमार ने बिहार प्रदेश के भीतर जातिगत जनगणना करवा दी और दूसरे तरफ राहुल गांधी देश भर के भीतर यह कहते हुए निकल पड़े कि अब समाज का एक्सरे होना चाहिए और पता चलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। यह नारा यकीनी तौर पर बहुत बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ा और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी इस तर्ज पे आगे बढ़ेगी, इससे पहले कांग्रेस की राजनीति में ऐसा नजर आता नहीं था। तो क्या वाकई में बिहार प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार और देश भर में घूमते हुए राहुल गांधी जो ओबीसी की जाति के हिसाब से आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं और भागीदारी का जिक्र हो रहा है, क्या वाकई भारत देश के भीतर की राजनीति अब भाजपा के हाथ से निकल गई है? क्योंकि 2019 के परिणाम एक पल के लिए जरा आप याद कीजिए, उसके बाद उस बात का जिक्र आज करेंगे कि भाजपा की खामोशी के पीछे कौन सा सच छिपा हुआ है और आने वाले समय में भाजपा किस दिशा में आगे बढ़ जाएगी और मोदी और अमित शाह क्या सोच रहे हैं और संघ भी इन बातों को लेकर के खुश क्यों है? तो जरा 2019 के भाजपा को जो वोट मिले थे वो 2014 के तुलना में जो ओबीसी के वोट थे 2019 में वो बड़ी तादाद में इजाफा हुआ था 14 की तुलना में। अगर आप याद कर लीजिए उस वक्त को तो लगभग पिछड़ी जातियों में जो ऊंची जातियां होती है, जो क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं, उसके 40% वोट भाजपा को मिला था, जबकि मंडल पर खड़ी हुई राजनीतिक दलों को 33% वोट मिले थे और कांग्रेस को तो सिर्फ 13% वोट मिले थे। और जो महापिछड़ा तबका होते थे ओबीसी के भीतर में उनको करीब करीब 48% वोट पड़े थे। उन वोट बैंकों से वोट भाजपा को मिली थी और जो पिछड़ों की राजनीति थी वो उनको करीब करीब 20% केवल 20 वोट मिली थी और कांग्रेस को 15%, यानी 50% से ज्यादा का इजाफा एक ही पल में, एक ही झटके में भाजपा के वोट बैंक में हो गया। तो 31% से 37% पर 2014 की तुलना में 2019 तक पहुंच गए। और दूसरे तरफ नजर डालिएगा जो मंडल से निकली हुई राजनीतिक दल थी उसमें ओबीसी वोट बैंक करीब करीब -14% होगा, यानी 14% कम हो गए। कांग्रेस के वोट बैंक में जो उसके पारंपरिक राजनीतिक चली आ रही थी उसमें 50% तक की कमी 2019 के भीतर आते आते हो गया था। यानी भाजपा जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी वह एक ही झटके में ओबीसी के वोट बैंक से न सिर्फ पूर्ण बहुमत ही पाती है बल्कि तमाम राजनीतिक दलों का भी डिब्बा गोल कर देती है। तो क्या इस दौर में जिस ओबीसी आरक्षण और जिस ओबीसी जनगणना का जिक्र और जिस समाज के भीतर जातिगत जनगणना का जिक्र किया जा रहा है, क्या उसके जरिए भाजपा का डिब्बा गुल इस बार हो जाएगा या फिर एक नई परिस्थिति भारत देश के अंदर निकल करके आने वाली है? सवाल भाजपा आने वाले समय में क्या वह इंतजार कर रही है कि दूसरे राज्यों के भीतर अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगा? यानी बिहार प्रदेश के अंदर तो हो गया, जहां पर कांग्रेस की सत्ता है, मसलन कर्नाटक के भीतर में, कर्नाटक के राज्य में जो वहां पर जो कांग्रेस की सत्ता वहां पे जो बटा हुआ तबका है, क्या वो इस कांग्रेस के इस दाव के ऊपर खड़ा होगा? ये जानकारी तो कहता है कि नहीं खड़ा हो पाएगा वहां, लेकिन जिस तरीके से वहां पे लोग हैं और उनके समकक्ष जाति जिस तरीके से दोनों में इन बातों को लेकर के टकराव है, तो क्या कर्नाटक के भीतर से बात आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ तक आएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इन
इन हिंदी क्षेत्रों में बटेगी, चलेगी, बढ़ेगी बातें, या फिर एक भाजपा के तौर पर एक बातें साफ है, जब जातियों के आधार पर राज्यों की राजनीति अगर चल रही होगी तो फिर उसके जरिए जिस नई राजनीति का उदय होगा उसका इंतजार करना चाहिए। और जातिगत जनगणना कराने में भाजपा को अभी इंतजार इसलिए भी करना है क्योंकि पहली रेखाएं उसके बिहार के भीतर अगर जीतन राम मांझी के जरिए खींचने की प्रयास की और एक नया संदेश दिया कि ओबीसी के भीतर भी जो आरक्षण का लाभ है वह चंद जातियों में सिमटा हुआ है, तो क्या बाकी जातियों को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा अगर उसके तौर तरीके अगर ओबीसी के भीतर में ताकतवर जातियों के साथ लाभ उठाने के लिए खड़े अगर हो जाते हैं, तो फिर एक सवाल यहां पर यह बनता है कि जिसको लेकर के नीतीश कुमार को विधानसभा के भीतर गुस्सा भी आया। दूसरा एक और सवाल था जो दलित वर्सेस दलित बनाम ओबीसी की जो परिस्थिति थी आरक्षण को लेकर के खड़ी हो सकती है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 2017 2 अक्टूबर रोहिणी कमीशन भाजपा ने इसीलिए बनाई थी। भाजपा ना कहे मौजूदा मोदी सत्ता ने बनाई थी, राष्ट्रपति की मुहर लगी, उन्होंने कमीशन में काम किया और उनका काम किया था। उसका काम बहुत सीधा था कि ओबीसी के भीतर जिन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए उसमें आरक्षण का लाभ किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास कुछ भी नहीं है। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भीतर सौंप दिया। इस देश के भीतर अब तक वो लागू नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी है कि क्या वाकई में पीएम मोदी जब चुनावी रैली के भीतर यह कहते थे कि ओबीसी से आप हमें वोट कीजिए, लेकिन अगली लाइन ये बताते थे यादव माइनस ओबीसी। ठीक वैसा ही जैसे जाटव माइनस दलित का वो जिक्र किया करते थे, क्योंकि उनको पता था यादव के नाम पर राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में दो राजनीतिक दल उन्हीं के साथ खड़ी है, उन्हीं के लिए खड़ी है और उनके जरिए ही खड़ी है। और दूसरी तरफ मायावती को इनकार नहीं कर सकते जाटव वोट बैंक को लेकर के। तो क्या एक नई परिस्थिति धीरे धीरे इस रोहिणी कमीशन से निकलेगी और भाजपा उसे अब जब उसे लगने लगेगा कि जाति का मामला भारत देश के भीतर तब चुका है तो उस आरक्षण के भीतर घुसेगी जहां पर आरक्षण का लाभ सबको बराबर मिलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो एक लंबी कतार है ओबीसी के भीतर भी जिनके पास कुछ भी नहीं है, और ऐसी कई और अन्य जातियां, ऐसे सैकड़ों जातियां हैं। और इन जातियों की तादाद अगर देखने की कोशिश संख्या कीजिएगा तो एक ही पल में वो तमाम जातियां भाजपा के साथ आकर के खड़ी हो जाएगी कि भाजपा के साथ अगर खड़े रहेंगे तो उनको भी आने वाले समय में स्थानों में चाहे भर्ती का ही मसला क्यों ना हो, चाहे सरकारी नौकरी का लाभ मिलना हो, उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। यह एक हिस्सा है। अगला हिस्सा यह था कि भाजपा के साथ या भाजपा की जो वैचारिक तौर पर जो शारीरिक उम्मीदों पर खड़ी उतरती है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। वो आरएसएस के जहन में जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे आप गौर कीजिएगा तो पूरे हो पाए, चाहे वो अयोध्या का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, कॉमन स्लिप सिविल कोर्ट पे बहस चल रहा गाहे बगाए उसको लेकर के उनके भीतर सहमति। अब सवाल उठता है क्या वाकई में इस देश के भीतर में क्या मुस्लिम भी अपनी जातियों को खोजने लगेगा? क्या बिहार में एक रास्ता मुस्लिमों को दिखाया, बिहार ने दिखाया कि अगर आप धर्म के आधार पे खड़े नहीं होते हैं और जाति के आधार पे अगर खड़े होते हैं तो आपको इस आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। तो मुसलमान जब भारत देश के भीतर खुद को जाति के हिसाब से रखेगा, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पूरी दुनिया के भीतर जाति के आधार पर भारत के भीतर मुस्लिम खुद को मानता जरूर है, लेकिन दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाति के हिसाब से मुस्लिम खुद को नहीं देखता, वो धर्म के लिहाज से देखता है। तो क्या वाकई में इस्लाम के भीतर में जब जाति का जिक्र नहीं तो भारत देश के भीतर जब जाति का जिक्र होगा तो क्या आरएसएस इसको घर वापसी के तौर पर भारत देश के भीतर में मुस्लिमों के लिए भी कोई आंदोलन नया खड़ा कर दे? जब आप मिर्जापुर का इलाका, भदोरी का इलाका, बनारस का इलाका है, वहां पर आपको कुछ मुसलमान नहीं बहुत बड़े तादाद में मुस्लिम मिलेंगे जो ब्राह्मण मुसलमान अपने आप को कहते हैं। अगर आप उस फहरिस्त को देखना शुरू कीजिएगा, जो उस फहरिस्त को जो हम बता रहे हैं और जो समझे हम पढ़ के और जानकारी के साथ आगे बढ़िए
कि देश के भीतर जो मुस्लिम अगर जाति के लिहाज से देखने लगे तो एक पल के लिए आप सोचिए कि मुस्लिम ओबीसी के भीतर कितनी बड़ी तादाद है। कसाई, कसाब, डफाली, धुनियान, नट पमड़िया, भटियारा, भाट मदारी, जो भी है, साईं फकीर, दीवान मदानी, जो भी मोमिन, लाल बेगिया, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, इदरिसी, ये रंगरेज, ये इरफिरोज, इब्राहिम तेली, ये सब क्या है? सब मुस्लिम जातियां हैं जो ओबीसी के भीतर है। इनको क्या मिला? इनको भी सुविधा चाहिए अगर ओबीसी के भीतर ये शामिल है। अगर नहीं मिला है तो जो इन्हें देगा उसके साथ खड़े होंगे। पहला सवाल ये होता है। दूसरा सवाल होता है ओबीसी के भीतर जब आप झांकते हैं तो 3-4 जातियां वर्तमान समय में लाभालाभ की स्थिति में दिखेगी। उसमें कुर्मी होगा, कुशवाहा होगा, बनिया होगा, यादव होगा। फिर आप देखेंगे एक पल के लिए, आप सोचिए कि लंबी लिस्ट है इसकी, जिसका जिक्र जातीय जनगणना के भीतर बिहार प्रदेश के अंदर किया गया हो, उसमें भी हम आएंगे। लेकिन एक बात और समझिए, आपकी बनिया के भीतर भी दर्जन भर जातियां आती है। सूदी, मोदक, मायरा, भूमियार, बंसारी, मोदी, पसेरा, केसरवानी, खटखेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, मतलब बांगी वैश्या, पनिवार, अग्रही वैश्या, वैश्य पोद्दार, कसोधान, गंधवनिक, बाथम वैश्या, ये सब क्या है? सब बनिया के भीतर की है। जब यादव का जिक्र कीजिएगा दूसरी तरफ तो ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोग, लक्ष्मीनारायण, गोरा, ये उस सारे उस जाति के भीतर की जाति है। तो क्या भाजपा बहुत महीन राजनीति के साथ अब उस आरक्षण को एक चक्रीय आरक्षण में करेगी? जिनको जो लाभ मिल गया, कम से कम बाकी जातियों को उस बराबर लाभ तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि बिहार की जनगणना में यह खुले तौर पर साफ आ गया सामने, किसके कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, किसकी कितनी तादाद है और कितनी जातियां हैं। जो रोहिणी कमीशन ने अपने रिपोर्ट सौंपी है उसमें कितनी जातियां हैं जिनको एक भी जगह पर एक भी भर्ती नहीं मिली और एक भी जगह के अंदर शैक्षणिक संस्थानों के अंदर उनकी वहां पर नियुक्ति तक नहीं हुई। तो क्या ऐसी परिस्थिति में एक झटके में चीज बदल जाएगी? और ऐसा होने पर क्या दलितों के भीतर यानी शेड्यूल कास्ट के भीतर भी अब अपनी अपनी जाति हर कोई बताएगा और कहेगा देखिए दलितों के भीतर भी जो आरक्षण का लाभ मिला उसमें भी ताकतवर राजनीतिक जो मिलता है उन्हीं को लाभ मिल जाता है, बाकियों को कहां मिलता है? उसकी भी लिस्ट देखिएगा तो रजवार, पासी, मुसहर, दुसाद, कंदार, गौरी, भोगना, मोची, धोबी, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो 21 जातियां हैं लगभग तकरीबन बिहार के भीतर से निकल करके आई। अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या रोहिणी कमीशन को 2 अक्टूबर 2017 में जिस लिए बनाया गया था उसमें काम ही यही था कि ओबीसी के उपवर्गीयकरण के मुद्दों को जांच करे, जो असामान्य वितरण आरक्षण के लाभ का हुआ उसको लेकर के यह बात बताए और उसकी अध्ययन करते हुए एक पैरामीटर बना ले, एक मापदंड, एक पैमाना बनाए, एक तंत्र तैयार करे कि किस तरीके से ओबीसी की सूची के भीतर हर किसी को बराबर का अधिकार मिले, यानी जातियों का सच, भारत का सच। और उसके हिसाब से ही भारत के भीतर सामाजिक न्याय अगर होगा तो सामाजिक न्याय के भीतर कोई जाति छूटनी तो नहीं चाहिए। और इसके लिए जो रिपोर्ट बन थी उसमें कई हिस्सों में उसे बांटा भी गया। एक कहा गया पिछड़े में बांट दीजिए, फिर कहा अधिक पिछड़े में बांटिए, अत्यंत पिछड़े इन 3 हिस्सों के भीतर विभाजित कर दीजिए और इसमें जो क्रीमी लेयर है उसको भी बताइए और तब बताइए जो कि इनको नौकरियां किस रूप में मिली है। तो ये जो चक्रीय आरक्षण का खेल है, जिनको लाभ लगातार मिलते आया तो वहां तक पहुंचने के लिए उनका आरक्षण रोक दिया गया, बाकियों का आरक्षण शुरू में दिया जाए क्योंकि रोजगार तो लिमिट है, शैक्षणिक संस्थानों के भीतर भर्ती भी लिमिट ही होगा। जो 4 श्रेणियां निकल करके उसमें ये जरा समझने की बात जरूरी है कि 2% जो आरक्षण है, जो रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट है कि 1674 समूहों को मिलती है, केवल 2%। दूसरी तरफ 10% आरक्षण 97 जाति समूह को मिलती है, 9% आरक्षण 328 जाति समूह को मिल जाती है, 6% आरक्षण 534 जाति समुदाय को मिलता है, 2% सिर्फ 1674 जाति समूह से। लेकिन बात इससे भी पूरा साफ नहीं होती है। सवाल होता है कि रोहिणी जो था उसमें जो निष्कर्ष निकला, जो तमाम नौकरी संस्थानों का समीक्षा हुआ, उसमें लगभग 57% नौकरी जो केवल 25% उपजातियों के पास।
लेकिन इस 25% उपजातियों में से 24.95% केवल 10 ओबीसी समुदाय के पास है, बाकियों के पास वह भी नहीं है। और 37% ओबीसी समुदाय तो ऐसे हैं जिनका शून्य प्रतिनिधित्व है। पहले इनको उठाया जाए, अब तक तो ऐसा जिक्र नहीं हुआ था। तो भाजपा इस प्रोसेस के भीतर है कि इस देश के भीतर पहले जातीय सवाल तो खड़ा हो जाए, राजनीतिक तौर पर वो असर तो दिखाने लगे, तब यह 37% जिनका प्रतिनिधित्व 0% है, इसमें 983 समुदाय ऐसे आते हैं जिनको नौकरी या फिर शैक्षणिक संस्थानों में 0% कोई परिस्थिति इनके साथ नहीं हुई है। और 994 उपजाति ऐसी हैं जिसके प्रवेश और भर्ती केवल 2%, 2.66 यानी केवल 2.5% के आसपास हुआ। यहाँ पे संदेश ऐसा निकलता है जो मंडल से निकली हुई राजनीति ने, जो ओबीसी के भीतर ताकतवर जातियां थी, उन्होंने सारा लाभ ले लिया, राजनीति को अपने तरीके से मोबिलाइज कर लिया और नाम ओबीसी के जरिए जब करना शुरू किया। अगर राहुल गांधी इस देश के भीतर एक्सरे समाज का अगर घूम करके करना चाहते हैं, तो भाजपा इस बात की तैयारी कर रही है कि उस एक्सरे के साथ साथ जो है आरक्षण और बाकियों प्रक्रिया के भीतर में निचले स्तर पर जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति खड़ा है ना, जो दीनदयाल उपाध्याय जिसको देखते थे, आखिरी पायदान पर पड़े हुए व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। उस दृष्टि से इस पूरे के पूरे जातीय जनगणना आरक्षण के सवाल को उसी दायरे में रखा जाए। भाजपा इसकी तैयारी करे। जाहिर है एक ही झटके में समाज के भीतर हलचल मच जाएगी, हरकंप मच जाएगा। और दूसरा सवाल उठता है कि अगर मुसलमान भी इस देश के भीतर खुद को जाति के तौर पर रखेगा, जो बिहार से संदेश निकल के आया, तब अगला सवाल जो इस दौर में मोदी लगातार पीएम मोदी उठा रहे हैं, वो गरीबी का क्यों उठा रहे हैं। बिहार प्रदेश के भीतर बीते 30-35 सालों में जिनकी सत्ता है, जो मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल थी, लालू की और नीतीश की, यानी आरजेडी और जेडीयू का, इनके जरिए जो बिहार प्रदेश के भीतर का शख्स आर्थिक स्थिति में जो निकल करके आया, अब अपने तौर पर भाजपा इसकी तैयारी कर रही है। यानी मोदी शाह की बिसात बहुत साफ ये कहती है कि एक गरीबी जो है, इस गरीबी को जब सामाजिक न्याय के नारे तले और बहुत बड़ा व्यापक कर दिया जाए, और बिहार के प्रदेश के भीतर जो एक प्रयोगशाला के तौर पर रही, क्योंकि सत्ता जो है इन्हीं के हाथ में रहे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया। लालू यादव, नीतीश कुमार, अब तेजस्वी यादव की एंट्री हुई है तो बिहार के अंदर, तो क्या बीजेपी ने समर्थन जरूर दिया, लेकिन भाजपा का कोई मुख्यमंत्री तो था नहीं बिहार के अंदर। तो ऐसे में जो भाजपा के जो आर्थिक माली हालत भाजपा कहना बिहार के अंदर है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जो सामाजिक न्याय की नारा लगाते हुए भारत देश के भीतर आरक्षण और जाति जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, अगर उस बिहार पे अगर प्रयोगशाला बिहार को मान करके और इस देश को इस पूरी सच्चाई को सामने रखा जाए, तो फिर क्या होगा। भाजपा ने बहुत सातिर तरीके से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सब जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं और राजनीति के जरिए उन्होंने अपनी भाजपा में कैसे वोट बैंक बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल है और साफ भी है। लेकिन अगला सवाल उठता है कि देश का समूची राजनीति आधार ही जाति होगा, तो फिर भाजपा क्या करेगी। इस दिशा में तब आगे कदम बढ़ाएगी जहां पर उसे महसूस होने लगा है कि यादव माइनस ओबीसी जो है यह खेल 2014 में खेला जा रहा है। लेकिन अब उससे पहले सामने वाले को, यानी विपक्ष में जो लोग खड़े हैं या जो वहां पे सत्ता में, उनको पूरा बोलने देना चाहिए और उनकी पूरी तकरीर करने देनी चाहिए। और विधानसभा के भीतर भी जब आरक्षण पर मुहर लग रही थी, जातीय जनगणना का सवाल था, भाजपा तो साथ खड़ी थी, लेकिन सामाजिक न्याय का सवाल था और सामाजिक न्याय का इस दौर में किसने लूटा, यह भी सवाल हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कि बहुत शालीनता से पीएम मोदी जाति आरक्षण के आसपास ही घूम रहे थे। तेलंगाना में थे इससे पहले, मडिगाड़ रिजर्वेशन कुराना समिति के साथ थे, जो दलित जातियों में अब अपने आरक्षण का और अपने लाभ का सवाल उठा रही है। इससे पहले पीएम मोदी 7 नवंबर को गए थे, तब वो कहां खड़े थे, उस वक्त वो बैकवर्ड क्लास आत्मगौरव सभा के भीतर थे। यानी उनके जहन में चीजें साफ है। तो क्या दूसरी तरफ परिस्थिति नाजुक हो रही है, क्योंकि बिहार को अगर प्रयोगशाला के तौर पे आप देखिएगा तो एक पल के लिए जरा आप समझिए, जो 36% अति पिछड़ा तबका है, उसमें गरीबी करीब करीब 33% है, और जो यादव है वो 14% है, उसमें गरीबी करीब करीब 35% है। इसमें इसी तरीके से जो एमएलए के तौर पे अगर देखिएगा,
जब नौकरी का इसमें जिक्र कीजिएगा तो नौकरी में ओबीसी के भीतर यादव है, उसके पास नौकरियों का होना या गरीबी का होना, कुशवाहा के पास नौकरी या गरीबी का होना, बनिया और कुर्मी के पास नौकरी और गरीबी का होना और उसका जिक्र भी होना, गोस्वामी जो है 30% गरीब है, कितनी नौकरियां उसके भीतर है, कितनी नौकरियां भट्ट के अंदर है, घटवार कितनी नौकरियां, घटवार को, सोनार को कितनी मल्लाह की कितनी नौकरियां मिली, लेकिन ये वोट बैंक के तौर पर कितने बड़े, इस बात को भी समझना होगा। और इस बात का सच ये भी है कि बिहार के अंदर जब हर तीसरा व्यक्ति अत्यंत गरीब के भीतर आता है, यानी उसकी कमाई जो है साल भर के भीतर जिस लिहाज से होनी चाहिए ना, उसमें अत्यंत गरीब यानी बीपीएल के नीचे उसकी परिस्थिति है, तो वो कहां रुकेगा, कहां टिकेगा। बिहार का एक सच यह भी है कि 51% लोगों ने स्कूल के आगे कॉलेज देखा ही नहीं है। अब जाहिर है जब आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र होगा तो इन चीजों का भी जिक्र होगा। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, जब आप इन परिस्थितियों को देखना शुरू कीजिएगा तो दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था जो है, वो रईस बनाते हैं। एजुकेशन फील्ड भी है, एजुकेशन क्षेत्र में, लेकिन राजनीतिक दल फील्ड में जाते हैं तो आप भाजपा जो आने वाले समय में जिन बातों का जिक्र करने वाली है, आरएसएस जिसे घर वापसी के जरिए मुस्लिमों के जाति के आश्रय भी सवाल करने वाले हैं, और चक्रीय आरक्षण के जरिए वर्तमान समय का आरक्षण रुके और उसको अंतिम तबके तक आरक्षण मिल जाए, तो राजनीति के भीतर एक घमासान की एक शुरुआत होने वाली है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि बिहार प्रदेश के भीतर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति गरीब है, लेकिन विधानसभा के भीतर हर व्यक्ति करोड़पति है और लाखपति। कम से कम करोड़पति तो है ही, लाखपति तो न के बराबर। 8% लाखपति है लेकिन 92 करोड़पति है। वो किसी भी जाति विशेष से हो, लेकिन उसके आंकड़े समझिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 36% लोग हैं, उसमें 33% गरीब है, लेकिन ओबीसी एमएलए जो है वो 19% है, और उसमें कोई भी शख्स गरीब नहीं है। 90% करोड़पति है, 8% लाखपति है, 2% लगभग लाखपति यानी 10 लाख से नीचे की उनकी संपत्ति है। यानी यादव 14% है, लेकिन उसके एमएलए विधानसभा के भीतर 22% है। यादव 35% गरीब है, लेकिन एमएलए कोई भी गरीब नहीं, 98% करोड़पति है, 2% लाखपति है। मुस्लिमों के भीतर झांकिएगा 10% एमएलए है, लेकिन वहां पर भी सभी करोड़पति हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, एससी एसटी, उनके भीतर जब आप झांकिएगा तो वहां पे करीब करीब 20% मौजूदगी उनकी एमएलए के तौर पे है बिहार के अंदर, लेकिन वो भी सब रईस है। गरीब 42% है, जबकि उनके भीतर की जब देखिएगा तो एमएलए में जब जाइएगा तो 16% एमएलए है, लेकिन करोड़पति है सभी के सभी, लाखपति 2 व्यक्ति है। अदर्स के भीतर झांकिएगा, जो अपर कास्ट है वो करीब करीब 15% के आसपास एमएलए है, उस 26% एमएलए है। बिहार के अंदर 15% जाती है, एमएलए 26% है, और गरीब उसमें 25%, सब करोड़पति। तो वो जैसे इस तरह के मेन स्ट्रीम में जाइएगा ना, तो वैसे ही आपकी गरीबी खत्म। और यही सवाल अब भाजपा मंडल के बाद मंडल पार्ट 2 का एक नया रूपरेखा बनाना चाहती है, जिसके भीतर वो बता सके, जब तक उन जातियों को जिनकी जनसंख्या आपने बताया कि 982 जातियां ऐसा है जिसको 0% आरक्षण का लाभ मिला है, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो या फिर नौकरियों के भीतर हो, तो यह परिस्थिति क्या भारत देश की राजनीति की दशा दिशा को एक ही पल में बदल देगी? क्योंकि बिहार प्रदेश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों परिस्थितियों का अगर प्रयोगशाला बनाइएगा तो ऐसा हो सकता है बिहार इस देश के भीतर के आखिरी पायदान के ऊपर खड़ा नजर आए, जो कि है भी प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से, सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन जैसे ही जाति के प्रतिनिधित्व उन हाथों में पड़ता है, वो इतने ताकतवर है कि उनकी दिल्ली तक तूती बोलती है। तो क्यों न उस समुदाय को उस ताकत मिल जाए, और यह वोट बैंक जो है, जो पिछड़ों में ऊंची जातियों का वोट थोड़ी समय के लिए छोड़ भी दीजिए, जो महापिछड़ा तबका है उसमें करीब करीब 90% लोग ऐसे हैं जो जातियों से जुड़े हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है। तो क्या एक पल में वो वोट शिफ्ट हो जाएगा? और इस बात की जानकारी निकल के आती है कि समझिए कि महापिछड़ा 40% वोट मिले थे, और 20% मंडल की राजनीति करने वाली पार्टी को मिला था, और 15% कांग्रेस को मिला था। ये हो सकता है महापिछड़ा का तबका भाजपा की इस राजनीति के बाद 48% से बढ़ करके ये 62% तक नहीं पहुंच जाए, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति में जो ऊंची जाति है उसमें 40% मिला था, वो वोट 10% कम हो जाए और यहाँ पर 20% बढ़ जाए।
स्थिति फिर वहां पर वही आकर के खड़ी होती है। तो क्या एक ऐसी राजनीति का डब्बा का ढक्कन ऐसा खोल दिया है जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने, जो भारत देश के भीतर राजनीति में न जाति का सच बतलाती है, राजनीति के भीतर की आने वाले समय में राजनीतिक सामाजिक स्थिति भारत के अंदर और उसके जरिए मंडल से निकली हुई राजनीति को भी एक नई चुनौती देने की स्थिति में खड़ी हो। और यह रास्ता जो है ओपीएम मोदी और शाह के अनुकूल तो कहीं नहीं हो जाएगी, यह रास्ता आरएसएस के कहीं अनुकूल तो नहीं हो जाएगी। सामान्य तौर पे ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा हो कि नहीं है, लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट और भारत देश के अंदर इस दौर में ओबीसी और गरीब की राजनीति के करते हुए मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के रास्ता कहीं यही दोनों परिस्थिति उनके अनुकूल तो नहीं हो जाएगी और नीतीश कुमार से जाने अनजाने में इतनी बड़ी भूल तो कहीं नहीं हुई है। और राहुल गांधी जिस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रहे थे वह कांग्रेस के लिए कहीं बहुत बड़ा घातक तो नहीं हो चलेगा, इस बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जय हिंद, जय भारत।